माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी। श्री सुधाकर सिंह जी। सभापति महोदया, मैं इस सदन में कोस्टल शिपिंग बिल 2024 का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। इस विधेयक के शीर्षक में शिपिंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जैसे शब्दों के माध्यम से एक आधुनिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण का आभास दिया गया है, लेकिन जब हम इसके प्रावधानों को गहराई से पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है कि विधेयक दरअसल सरकार की उसी केंद्रीकृत नीति और निगरानी पर शासन प्रणाली का विस्तार है जो लगातार विधायी प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समुद्री व्यापार या आधुनिकीकरण के विरोध में नहीं खड़ा हूं। मेरा विरोध उस दृष्टिकोण से है जिसमें लोकतांत्रिक भागीदारी, क्षेत्रीय विविधता और व्यवहारिक जरूरतों की उपेक्षा की गई है। सरकार यह दावा करती है कि यह विधेयक देश में नौवहन क्षेत्र में को गति देगा, परंतु तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति मिलने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। कारण साफ है, नीतियों की अस्पष्टता, प्रक्रियाओं की जटिलता और सबसे अहम भारतीय नाविकों और श्रमिकों को रोजगार में प्राथमिकता देने की गारंटी नहीं। यह विधेयक रोजगार निर्माण की बात तो करता है, लेकिन इसे कहीं नहीं लिखा है कि भारतीय नागरिकताओं को भी प्राथमिकता मिलेगी, न कोई न्यूनतम प्रतिशत तय किया गया है। अगर सरकार वाकई इस क्षेत्र में को रोजगार उत्पन्न करने वाला इंजन बनाना चाहती है तो कम से कम 50% नौकरियां भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। भारत के बहुत सारे नौजवान दुनिया के अन्य देशों में नौ परिवहन में काम कर रहे हैं। लोग लगातार खबरें आती हैं कि विदेशों में जो हाईजैक कर लिए जाते हैं समुद्री जो जहाज़ और बरसों तक उसमें फंसे रहते हैं। इस विधेयक में 2 वर्षों के भीतर एक राष्ट्रीय तटीय अंतर्देशीय शिपिंग रणनीति बनाने की बात की गई है, लेकिन इसमें स्थानीय उद्योगों, मछुआरों और विशेषकर क्षेत्रीय विशेषज्ञों की कोई भागीदारी नहीं दिखती है। यह भारत की व्यापक परिवहन और व्यापारिक आकांक्षाओं से स्पष्ट रूप से कटा हुआ प्रतीत होता है। विशेष रूप से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ढांचे में आंतरिक जलमार्गों को एकीकृत करने की अत्यंत आवश्यकता के संदर्भ में कोई यहाँ चर्चा नहीं है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लॉजिस्टिक लागत को कम करने की बात करती है, लेकिन यह विधेयक नदी परिवहन की क्रांतिकारी संभावनाओं को पूरी तरह से बेदखल कर देती है। खासतौर से बिहार जैसे राज्यों में जिन्हें प्राकृतिक दृष्टि से एक अद्वितीय भौगोलिक लाभ प्राप्त है। बिहार में 7 प्रमुख नदियाँ गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन नदी बहती। यह प्राकृतिक राजमार्ग अभी भी भारी रूप से उपेक्षित है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से कई जैसे NW1, NW37, NW58 मुख्य रूप से बिहार होकर गुजरते हैं, जिससे नेपाल को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा देने की बात कही गई है। और समुद्री मार्ग से नेपाल के साथ जो हमारा समझौता हुआ है भारत का, वो इन्हीं नदियों के माध्यम से संभव हो पाएगा। इसलिए इन नदियों पर भी कोई बिना जोड़े हुए हम नेपाल को समुद्री व्यापार का रास्ता दे नहीं पाएंगे। गंगा नदी विशेष रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का हिस्सा है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होकर जाती है। कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अंतर्राज्यीय जलमार्ग परियोजनाओं में से एक बिहार के व्यापार को बदलने की असीम संभावनाएं रखती है। उपलब्ध आंकड़े की दिशा में स्पष्ट रूप से इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के जरिए माल ढुलाई की लागत 1 रुपये 30 पैसे प्रति टन किलोमीटर है, जबकि रेल से 2 रुपये 41 पैसे और नदी के जरिए 3 रुपये 62 पैसे खर्च आ रहा है। वहीं जो साहिबगंज टर्मिनल पर लागत 4.5 रुपये प्रति टन है। यह आंकड़े मामूली नहीं हैं, यह आर्थिक क्रांति के वाहक हैं। साथ ही IWT न केवल 4 गुना कम ईंधन खर्च कम करता है, बल्कि कम प्रदूषण, न्यूनतम शोर और लगभग 0 दुर्घटना लागत के साथ माल परिवहन का सबसे टिकाऊ और पर्यावरण सम्मत तरीका है। बिहार जैसे राज्यों में जहां रोजगार और औद्योगिक संपर्क दोनों की नितांत आवश्यकता है, IWT आर्थिक दक्षता और पारिस्थितिक संतुलन दोनों को प्रदान करता है। हमने इसके सफल उदाहरण भी देखे हैं, जहां गंगा के जरिए विदेशों से उर्वरक पटना फतुहा तक, सीमेंट पटना तक और गाड़ियों और कलपुर्जों की सप्लाई वाराणसी तक देखने को मिला। हाल में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौते के अनुसार गंडक और कोसी नदियों को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है।
जिससे नेपाल को समुद्र तक पहुंच मिलेगी और बिहार को क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर मिलेगा। लेकिन परियोजनाओं के लिए गहरी जलधाराएं, उच्च क्षमता वाले बार्ज, सीमा पार लॉजिस्टिक समन्वय की आवश्यकता है, जो कि एक स्पष्ट, समर्थक और दूरदर्शी कानूनी ढांचे के बिना संभव नहीं। यह विधेयक दुर्भाग्य से इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं करता, सिर्फ समुद्री वाहकों विदेशी शिपिंग कंपनियों तक सीमित रहता है। बिहार और पूर्वी भारत के लाखों उत्पादकों, व्यापारियों, किसानों को पूरी तरह अनदेखा करता है, जिनके लिए सस्ता और विश्वसनीय व्यापार संपर्क जीवन रेखा बन सकता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, बिहार की यही नदियाँ जो हर साल मानसून में बाढ़ बनकर तबाही लाती हैं, यदि समझदारी से प्रबंधित और नेविगेट किया जाए तो समृद्धि की रीढ़ बन सकती है। गंगा, कोसी या सोन के डरने के बजाय हमें उनकी ताकत को आर्थिक धमनियों में बदलने की आवश्यकता है। हर साल तटबंध बनाना और बाढ़ राहत देना कोई समाधान नहीं, जबकि नदियों की खुदाई, ड्रेजिंग, टर्मिनल निर्माण, फ्लड प्लेन्स, इंडस्ट्रियल हब, बार्ज नेटवर्क में निवेश करना एक दूरदर्शी रणनीति है। नियंत्रित नौ परिवहन के लिए निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिसमें खुदाई, तट मजबूती, ट्रैफिक नियंत्रण शामिल है। और यह साल भर रोजगार देता है। सुपौल, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों को आंतरिक लॉजिस्टिक गलियारों में बदलना उन्हें आपदा क्षेत्र से विकास क्षेत्र में बदल सकता है। हर टन माल जो नदी से ढोया जा सकता है, वह केवल पैसा और ऊर्जा नहीं बचाता, यह शांति, स्थिरता और गरिमा की बुनियाद भी बनाता है। उन क्षेत्रों में से जो अब तक सिर्फ विस्थापन और पीड़ा के प्रतीक रहे, यह बदलाव है जिसके बिहार की जनता हकदार है। और माल परिवहन पर कोई भी गंभीर कानून, चाहे समुद्र के जरिए या नदी के, इतनी हिम्मत और कल्पना होनी चाहिए कि इस परिवर्तन को संभव बना सके। यही वह कानून जिसके भारत को जरूरत है, ना कि खोखला विधेयक जो शिपिंग कंपनियों को सेवा करता है लेकिन भारत के जलपोत निर्माताओं को भूल जाता है। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य